हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री क्लास 12 के लिए, जिसका कोड है 315। चैप्टर 11 है ये, और पार्ट है 4, जिसका नाम है भारत में प्रादेशिक राज्यों का उदय। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 पार्ट पहले ही हो चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट मतलब पार्ट होगा ये 4th, और इसमें पूरा चैप्टर अब कवर हो चुका होगा। हमने बहमनी साम्राज्य तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 हरिहर और बुक्का द्वारा की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। आप अंडरलाइन कर लो या इसको लिख लो। ये दोनों भाई थे और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में नौकरी की थी। ये दोनों कौन थे? भाई। और इन्होंने कहा क्या करा था? मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में नौकरी करी थी। उन्होंने दिल्ली सल्तनत से संबंध तोड़कर कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उन्होंने दिल्ली से क्या करा? दिल्ली सल्तनत से क्या करा? उन्होंने संबंध तोड़ दिया और कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे राजधानी के रूप में विजयनगर नामक शहर की स्थापना की। और साथ ही साथ 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे राजधानी के रूप में उन्होंने क्या करा? विजयनगर नामक शहर की स्थापना की। तो आपको यहाँ तक सभी अंडरलाइन में कर देता हूँ, आपको कर लेना है। ये बहुत मेन पॉइंट है, मेन बातें हैं ये। इनके राजवंश को संगम राजवंश कहते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको आप पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे कि इधर से फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड यहाँ से हो गया, फोर्थ हो गया आपका यहाँ से हो गया, फिफ्थ हो गया यहाँ से। तो संगम राजवंश कहते हैं। इस राजवंश के उद्भव के संबंध में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के मत में ये वारंगल के काकतिया के जागीरदार सामंत थे और इनके पतन के बाद उन्होंने काम्पिली प्रदेश में सेवा की। कुछ लोग मानते हैं कि ये वारंगल काकतिया के जागीरदार सामंत थे और इनके पतन के बाद इन्होंने काम्पिल प्रदेश में सेवा की थी। कुछ अन्य विद्वान के मत ये हैं, यानी कि कुछ अन्य विद्वान ये मानते हैं कि ये लोग होयसल के सामंत थे और कर्नाटक से संबंध थे। आपको क्या करना है? इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं करना है। इधर से लेकर इधर तक जो अंडरलाइन करा गया है, जो लाइन कलर में की गई है, उसको आपको राइट डाउन करना है पॉइंट बनाते हुए। हरिहर और बुक्का द्वारा उनका साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्हें उनके समकालीन विद्वान संत विद्यारण्य से सहायता और प्रेरणा मिली। तो दोनों भाइयों को किससे सहायता और प्रेरणा मिली? विद्यारण्य से। कौन थे ये? संत थे एक। विश्वास किया जाता है कि अपने गुरु की स्मृति बनाए रखने के लिए दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विद्यानगर या विजयनगर की स्थापना की। तो उन्होंने अपने गुरु की स्मृति यानी कि याद को बनाए रखने के लिए क्या करा? विजयनगर की स्थापना कर दी। इनके साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोग थे, जैसे तमिल थे, तेलुगु, कर्नाटक क्षेत्र, जो विभिन्न भाषाएं बोलते थे और भिन्न भिन्न संस्कृतियों से संबंध रखते थे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाषा कौन सी बोलते थे? तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, अनेक अनेक भाषाएं बोलते थे और अनेक अनेक संस्कृतियों से संबंध रखते थे। इसमें मेन बात आपको जो मैंने लाइन अंडरलाइन करी है उसको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि विजयनगर की स्थापना किसने करी थी? दोनों भाई। ठीक है, किसने? हरिहर और बुक्का ने। 1336 से 1565 तक विजयनगर पर 3 भिन्न राजवंशों ने राज किया। तो 1336 से 1565 तक विजयनगर पर 3 भिन्न राजवंशों ने राज किया।
किया संगम जो 1485 तक सत्ता में रहे, शल्व जो कि 1503 तक सत्ता में रहे, और तुलवा राजवंश। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 राजवंश की यहाँ बात की गई थी अभी कि 1336 से 1565 तक विजयनगर में 3 राजवंशों ने राज किया। कौन कौन से? संगम ने, शल्व ने और तुलवा राजवंश ने। और संगम राजवंश ने 1485 तक, शल्व ने 1503 तक, और एक तुलवा राजवंश कहाँ तक? 1565 तक। अंतिम राजवंश अराविदु था जिसने 17वीं सदी तक शासन किया। तो अंतिम राजवंश के कौन था? अराविदु, जिसने 17वीं सदी का शासन किया। विदेशी यात्रियों निकोलो कोंटी, फर्नाओ न्यूनिज, डोमिंगो पेस, दुआर्टो बरबोसा और अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की भव्यता के बारे में लिखा है। कई बार एग्जाम में आता है कि विजयनगर की भव्यता के बारे में किसने लिखा है, किन विदेशी यात्रियों ने लिखा है। तो आपको इनके नामों को याद कर लेना है। विजयनगर राज्यों के शासकों में से सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय थे जो कि तुलुव राजवंश के संस्थापक थे। अब तो विजयनगर राज्यों के शासकों में सबसे मेन कौन है? कृष्णदेव राय, जो कि कौन से राजवंश के थे? तुलुव राजवंश के संस्थापक थे। वे एक महान सेनापति और बहुत ही कुशल प्रशासक थे। उन्होंने बहमनी साम्राज्य के विनाश पर खड़े किए गए स्वतंत्र साम्राज्यों के साथ सिलसिलावार लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, कानून और व्यवस्था को व्यवस्थित किया और दक्कन में पुर्तगालियों के प्रभाव से भी निपटे। पहले उन्होंने बीजापुर की आदिलशाही फौजों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और गुलबर्गा पर आक्रमण करके वहां कैद में बंदी बनाकर रखे गए 3 बहमनी राजकुमारों को भी आजाद कराया। उन्होंने गुलबर्गा के राज्य सिंहासन को दोबारा प्रतिस्थापित करने में उनकी मदद की और स्वयं यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि अपनाई। तो ये इनके मेन बातें हैं। किनकी मेन बातें हैं ये? कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय ने पत्थरों से कुछ मंदिर बनवाए और उन पर प्रभावशाली गोपुरम अथवा अनेक दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य द्वार बनवाए। उन्होंने विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर नागलपुरम नाम का उपनगर बसाया था। विजयनगर के संबंध में कुछ बहुत ही विस्तृत वितरण उसी की शासनावधि के दौरान के मिलते हैं। तिरुपति का भव्य मंदिर उन्हीं की कालावधि में क्योंकि वहाँ की देवी उनकी आराध्य देवी थी। तो तिरुपति का जो भव्य मंदिर है उनकी कालावधि में बनाया गया क्योंकि वहाँ की देवी उनकी आराध्य देवी थी। कृष्णदेव राय के बाद उनके भाई आए अच्युत देव राय 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठ गए और वे भी बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। तो इनके बाद कौन आ गए? कृष्णदेव राय के बाद उनके भाई आ गए अच्युत देव राय। उनके शासनकाल में उनकी विरोधी गुट सिर उठाने लगे। उनके जो विरोधी क्या करने लग गए? उनके शासनकाल में उनके भाई के विरोधी गुट क्या करने लगे? सिर उठाने लग गए। शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष मुख्यतः सलुवा वीर नरसिंह और अरविदु राम राय के बीच था, जिसमें अरविदु राम राय की जीत हुई। शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष हुआ किसमें? सलुवा वीर नरसिंह और अरविदु राम राय के बीच, जिसमें अरविदु राम राय की जीत हो गई थी। मेन बात तो ये है जो आपने भी अंडरलाइन करी हुई है वही करना है। और शाहुल जॉन चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। यद्यपि राम राय राजगद्दी पर नहीं बैठे परंतु फिर भी उन्होंने सदाशिव राम को सिंहासन में बिठाया। वास्तव में शासन स्वयं किया। उसने पुराने अभिजात्यों को हटाकर उनके स्थान पर अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को रखा। राम राय ने दक्कन की शक्तियों को
एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर उनमें संतुलन पैदा करने की कोशिश की, परंतु यह नीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी। दक्कन राज्यों ने राज्यों का एक संघ बना लिया और तालीकोट के युद्ध में विजयनगर की सेनाओं को बहुत गहरा आघात पहुंचाया। रामराय इसमें मारा गया। दक्कनी सेनाओं ने विजयनगर में प्रवेश किया और इसे बिल्कुल तबाह कर दिया। अब इसका लक्ष्य पूर्व की तरफ केंद्रित हुआ, जहां पर पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी अरविदु राजवंश ने शासन किया। तो जो मेन बातें हैं आपके लिए अंडरलाइन कर ली है, बाकी बातों का आप स्टोरी वाइज में पढ़ सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की सेना और सैन्य संगठन। लगातार युद्धों को जारी रखने के लिए एक विशाल सेना की जरूरत थी। तोपखाना का बहुत महत्व था और बहुत हष्टपुष्ट घोड़े रखे गए थे। विजयनगर के शासकों ने अरब सागर के पार से अरब और अन्य खाड़ी देशों से उच्च गुणवत्ता वाले घोड़े आयात करे। मालाबार बंदरगाह इस व्यापार और अन्य विलास संबंधी वस्तुओं के व्यापार का केंद्र था। विजयनगर के शासकों ने हमेशा मालाबार बंदरगाह पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास किया। तो यह आपको बातें ध्यान रखनी है विजयनगर के बारे में कि किस तरीके की सेना थी उनकी। बहमनियों की तरह विजयनगर राज्य भी आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग से परिचित था। तो आग्नेय अस्त्रों को तो बहमनी साम्राज्य वाले भी जानते थे और विजयनगर वाले भी। और युद्ध कौशल में आधुनिक अस्त्रों का प्रशिक्षण सिपाहियों को दिलाने के लिए उन्होंने तुर्की और पुर्तगाली विशेषज्ञों को नियुक्त किया। तो उन्होंने तुर्की और पुर्तगाली विशेषज्ञों को नियुक्त कर लिया। राव में से एक देवराय द्वितीय ने अपनी सशस्त्र सेनाओं में मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीरें प्रदान किया। उनके उपयोग के लिए शहर में एक मस्जिद का निर्माण किया। और क्या करा राव ने, क्या करा राव में से एक देवराय द्वितीय ने क्या करा, मुसलमानों की भर्ती की और उनके लिए एक मस्जिद का भी निर्माण करवा दिया। युद्ध कौशल की नई तकनीकों ने रण कौशल में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। जब इनको शामिल किया गया क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका था। आग्नेय अस्त्रों का मुकाबला करने के लिए अब किलों की दीवारों की मोटाई बढ़ाई गई। अब किलों की दीवारों की मोटाई बढ़ा दी गई और सामने की किलेबंदी करके मजबूत दीवारों के साथ विशिष्ट प्रकार के दरवाजों का निर्माण कराया गया। किलों की दीवारों के अंदर तोपों को रखने के लिए विशेष प्रकार के बड़े बड़े झरोखे बनाए गए। किलों की दीवारों के अंदर क्या करा, तोपों को रखने के लिए, सॉरी किलों की है ये, किलों की दीवारों को के अंदर तोपों को रखने के लिए विशेष प्रकार के बड़े बड़े झरोखे बनाए गए। अभी किलो था। कुछ आग्नेय अस्त्र शस्त्र छोटे थे और उन्हें राइफल और पिस्तौल शामिल थी। कुछ तोपों की तरह भारी भरकम थे और उन्हें बैलगाड़ियां या हाथियों पर रखा जाता था और युद्ध के मैदान में धकेला जाता था। तो ये सारी बातें हैं कि किस तरीके से, इतनी बात भी लिख दोगे तो बहुत है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, सेना के बारे में। ठीक है, तो आगे हम मेन बातों को और जानेंगे। विजयनगर और बहमनियों में संघर्ष। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों में रायचूर, दोआब, जोगी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी पर नियंत्रण पाने के लिए परस्पर लगातार युद्ध होते रहते थे। तो क्यों, कहां पर युद्ध होते रहते थे? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी और यह नियंत्रण, इनके पर नियंत्रण पाने के लिए युद्ध होते थे। किसमें? विजयनगर और बहमनियों में। क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और खनिज संसाधनों से भरपूर था। गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खदानें इस दोआब क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित थी। दोनों साम्राज्यों के भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि इनका विस्तार दक्कन में तुंगभद्रा के पार के क्षेत्र में ही संभव था। इसलिए क्या करते थे वो, उसके बीच में लड़ाई होती रहती थी इसके लिए उनकी। तो इतनी बात मेन है इसमें। युद्ध के अन्य क्षेत्र थे मारवाड़ा क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। दोनों क्षेत्रों की जमीन बहुत उपजाऊ थी और इनमें बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। यहाँ से विदेशों से व्यापारियों को नियंत्रित किया जाता था। तो ये मेन बात है कि ये युद्ध के अन्य क्षेत्र कौन से थे? मराठवाड़ा क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। आमतौर पर विजयनगर और बहमनी प्रदेशों में होने वाले युद्धों को हिंदू मुस्लिम संघर्ष माना जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है, विजयनगर
और बहमनी प्रदेशों के बीच में जो युद्ध होता था उसको हिंदू मुस्लिम संघर्ष के नाम से भी जाना जाता था। हम पढ़ने जा रहे हैं अब 18वीं सदी में प्रादेशिक राज्य। आगे बढ़ने से पहले आप शाहुल जॉन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना रुके आपके लिए। तो इस कालावधि के प्रादेशिक राज्यों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कुछ ऐसे राज्य जिनमें संस्थापक महत्वपूर्ण मुगल कुलीन वर्ग के लोग थे और उन्होंने ऊंचे मनसब हासिल किए। यद्यपि वे सभी स्वतंत्र हो गए थे परंतु उन्होंने मुगल प्रदेशों के साथ अपने औपचारिक संबंध कभी भी नहीं तोड़े। इस वर्ग के कुछ प्रमुख राज्य अवध, बंगाल और हैदराबाद थे। तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है बस। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके संस्थापक महत्वपूर्ण मुगल कुलीन वर्ग के लोग थे और उन्होंने ऊंचे मनसब हासिल किए थे। यद्यपि वे सभी स्वतंत्र हो गए थे परंतु उन्होंने मुगल प्रदेशों के साथ अपने औपचारिक संबंध कभी भी नहीं तोड़े। और वो कौन थे? बंगाल और हैदराबाद। 18वीं सदी में प्रादेशिक राज्यों का दूसरा वर्ग उन राज्यों का था जो मुगल शासन के दौरान वतन जागीरों के रूप में पहले ही स्वतंत्र राज्य होने की स्थिति में थे। राजपूत राज्य इसी वर्ग में आते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया और ये हो गया थर्ड पॉइंट। प्रादेशिक राज्यों का तीसरा वर्ग था जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध बगावत करने के बाद अस्तित्व में आया था। सिख, मराठा और जाट इस वर्ग से संबंध थे। उदाहरण के लिए मुगलों के विरुद्ध सिखों के विरोध के परिणाम स्वरूप पंजाब में राज्यों की स्थापना होने लग गई थी। तो ये चैप्टर आपका अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो शाहुल जॉन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई सी भी आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं।